जिंदाबाद, अपने में सो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अपने में सो जिंदाबाद। उनकी जो धरोहर है उसको निभाए। फिर उसमें ये कहना कि आप बायोलॉजिकल एयर है और इसलिए आपका दायित्व ज्यादा है, वो शायद बापू के साथ नाइंसाफी करना होगा। इसलिए इस दौर में हमने सबने ये मानने की जरूरत है कि क्या हम अपने आप को गांधी का वंशज मानते हैं या नहीं। क्या हम अपने आप को अगर हम अपने आप को इस मुल्क का नुमाइंदा समझते हैं और बापू को बाबा मुल्क समझते हैं, तो फिर क्या ये हम सब का फर्ज नहीं बन जाता कि हम भी उनकी नस्ल के ही हो जाए और उनके नस्ल में जो एक जिम्मेदारी आती है वो निभाएं। तो ये बात मैं सबसे पहले करना चाहता हूँ। और अब मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि आने वाले दौर में, हमारे अभी वर्तमान हालात में और आने वाले दौर में हम नॉन वायलेंस, अहिंसा का किस तरीके से उपयोग करके सिविल रेजिस्टेंस कर सकते हैं। और जरूरी है, अभी 2 अक्टूबर को मैंने एक लेख लिखा था, 2 अक्टूबर की जानिब से मैंने एक आर्टिकल लिखा था। उसका कंक्लूजन मैंने ये किया था कि अब जो हालात है उसमें गदर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। ये वक्त गदर है और ये हमारा फर्ज बन जाता है। अगर हमारी डेमोक्रेसी को बचाना है, जिस आइडिया से ये राष्ट्र बना था, ये देश बना था, उस आइडिया को संभाले रखना है और पनपने देना है। तो अब सोचने का समय नहीं रहा, अब करने का समय आ गया। ये वक्त गदर है और मैं आज भी यही कहना चाहूंगा कि ये वक्त गदर है। पर ये कहने के साथ साथ ये भी मैं कहूंगा, उतनी ही इसकी जोर से ये कहूंगा कि अब जो गदर होगा वो गांधी के बताए हुए रास्ते से ही करना पड़ेगा। ये भी हमारा एक फर्ज बन जाता है और ये अहिंसा के मार्ग से, सिविल डिसोबीडियंस के मार्ग से ही करेंगे तो ही सफलता प्राप्त होगी। लेकिन क्योंकि आज ये बहुत देखिए, एक बात हमने याद रखनी पड़ेगी कि जब बापू ने आजादी की लड़ाई छेड़ी थी और नमक सत्याग्रह का ऐलान किया था, तो नमक की जो लड़ाई थी उसमें उन्होंने दांडी में नमक उठाकर उस कानून को तोड़ने के अगली शाम को कुछ विदेशी पत्रकार जो वहां जमा हुए थे, इकट्ठा हुए थे, उनमें से एक पत्रकार ने बापू से पूछा कि अगर आपका विश्व की मानवता के नाम कोई संदेश हो तो बताइए, हम उन तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। तो बापू ने उस वक्त एक संदेशा भेजा था दुनिया को। अंग्रेजी में वो संदेशा है कि आई वॉन्ट वर्ल्ड सिंपैथी इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट। आज हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जहां जहां हम ये बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट करते हैं, वहां ये बहुत जरूरी होता है, उस लड़ाई की कामयाबी के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उसमें विश्व की सहानुभूति प्राप्त करें। और वो सहानुभूति प्राप्त करने के लिए हमें नैतिकता की ऊंचाई को अपनाना पड़ेगा, उस ऊंचाई के स्थान को पर अपनी लड़ाई को ले जाना हो। हमें मॉरल हाई ग्राउंड कैप्चर करना पड़ेगा ताकि हमारी लड़ाई में एथिक्स और मोरालिटी दिखाई दे, ट्रूथ दिखाई दे, सच्चाई दिखाई दे। तभी जाके हमें मानवता की सहानुभूति हमारी लड़ाई के लिए मिलेगी। और वो करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम नॉन वायलेंट मेथड से लड़ें। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर में कई जगहों पे ये अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा रही है, पर कुछ को विश्व सहानुभूति प्राप्त होती है और कुछ को नहीं मिलती है। वो कितने भी जायज हो, कितने भी
ईमानदार हो लेकिन उनको नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके साथ वायलेंस जुड़ा होता है, और जब वायलेंस जुड़ा होता है तो बाकी के विश्व को उनको नजरअंदाज करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो डिस्क्रेडिट हो जाते हैं, उनको टेररिस्ट कह दिया जाता है, और जिसको टेररिस्ट कह दिया जाए उस लड़ाई के साथ सिंपैथी कभी नहीं जुड़ सकती, कभी हमें आज के हालात में सिंपैथी नहीं मिल सकती। अब तुर्की का अगर मैं आपको उदाहरण दूं, तुर्की के हालात अभी, तो तुर्की में एक गुलेन मूवमेंट बहुत पॉपुलर थी एक जमाने में, और अभी के जो वहां के राष्ट्रपति एरोडगन के पीठ पे नासूर की तरह वो चुभ रही थी। फतेहुल्लाह गुलन जो उस मूवमेंट के फाउंडर है और प्रणेता है और उसके आइकॉन है, वो एरोडगन को बहुत चुभते थे, और एरोडगन ने पूरा एक साजिश के अनुरूप उस मूवमेंट को डिस्क्रेडिट करने का अभियान शुरू किया, और उसको एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया, और जो कू का फार्स किया गया था तुर्की में, उसको उसने ये दिखाया कि ये सारा जो गुलेन मूवमेंट वाले लोग हैं उन्होंने मिलके किया था, और फतेहुल्लाह गुलेन इसका सूत्रधार है, और उसने आज भी वो मूवमेंट, और आज अगर आप गुलेन मूवमेंट को स्टडी करेंगे तो वो एक बहुत ही सहिष्णु इस्लाम की मूवमेंट है, शांति और नॉन वायलेंस को अपने हर सिद्धांत में मूलभूत बना के चलने वाली मूवमेंट है। फतेहुल्लाह गुलेन आज पीसफुल इस्लाम के सबसे बड़े नुमाइंदे और प्रचारक है, लेकिन दुनिया के कई राष्ट्रों में एरोडगन ने ये बहुत कामयाबी से फतेहुल्लाह गुलेन की मूवमेंट को डिस्क्रेडिट करने की मुहिम चला के रखी है, और साथ बिल्कुल झूठ होने के बावजूद कहीं कहीं उसको मान्यता भी मिल रही है, क्योंकि वो लोग उस लेबल से डरने लगे हैं, टेररिज्म के लेबल से। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम नॉन वायलेंट पैसिव रेजिस्टेंस का जो शस्त्र बापू ने उठाया था उसको उठाएं, और ये बहुत जरूरी है कि उसकी अहमियत और उसकी ताकत को हम पहचानें। हम आजकल हर चीज में बहुत जल्दबाज हो गए, हमको हर चीज जल्दी और आसानी से प्राप्त करने की एक आदत सी हो गई है, हमारी फितरत हो गई है। मैं इस फितरत को मैगी नूडल्स जेनरेशन कहता हूँ, कि जैसे मैगी नूडल्स को हमारे अंदर पॉपुलर किया कि 2 मिनट में झटपट तैयार हो जाती है और आप खा लो, आपकी भूख खत्म हो जाएगी, और हमें इसका इतना एडिक्शन हो गया है कि हमारी जिंदगी में हमने मैगी 2 मिनट्स नूडल, इंस्टेंट नूडल्स को एक सिद्धांत बना लिया, और हर चीज, कामयाबी हो, सफलता हो, सक्सेस हो, वो हर चीज हमें मैगी नूडल्स की तरह 2 मिनट में हासिल करने की आदत हो गई। अगर 2 मिनट में वो प्राप्त नहीं होता तो हमारे अंदर वो धीरज नहीं होती कि हम प्रयास करें। पर पैसिव रेजिस्टेंस और नॉन वायलेंस से सक्सेस जल्दी नहीं मिलता, उसको वक्त लगता है, पर जब वो मिलता है तो इस प्रकार का सक्सेस होता है कि जो टिकाऊ होता है, जो प्रमाणिक होता है, और जिसका समर्थन करने में किसी को कोई झिझक या एतराज नहीं होता। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। जब हम ये समझेंगे तभी हम जाके इफेक्टिवली नॉन वायलेंट मेथड्स को इख्तियार करके हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ सकें। आजाद भारत में अगर हम देखें तो सीएए खिलाफ की जो प्रोटेस्ट थी वो नॉन वायलेंट पैसिव रेजिस्टेंस का और नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस का सबसे बड़ी मिसाल और सबसे महत्वपूर्ण और सराहनीय मिसाल थी। शाहीन बाग, फिर जामिया मिलिया इस्लामिया का सत्याग्रह, और हर उस जगह पे, लखनऊ में घंटाघर हो या कलकत्ता में और चेन्नई में और बहुत सारे शहरों में, बंबई में, बहुत सारे शहरों में
उस प्रकार से पैसिव रेजिस्टेंस, नॉन वायलेंट पैसिव रेजिस्टेंस को इख्तियार करके प्रोटेस्ट किए गए और उसका बहुत असर हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन को उससे तकलीफ बहुत हुई और इसीलिए उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए उन्होंने वायलेंस का शस्त्र अपनाया। वो बौखला गए थे और इसीलिए दिल्ली में जो दंगे करवाए गए वो इस ढंग से ऑर्केस्ट्रेट करवाए गए कि उस नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को बदनाम किया है। वो कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश छोड़ी नहीं है और उन दंगों का बहाना बनाकर आज जिन्होंने वो पैसिव रेजिस्टेंस से उनका प्रतिकार किया था उसके लोगों को, उसके लीडरों को वो प्रोसिक्यूट, और वो इसलिए उसमें कामयाब हो रहे हैं कि हम चुप्पी साधे बैठे हैं। ये जरूरी था कि हाँ पैंडेमिक है, लेकिन उसके जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको निभाकर हम हमारा गुस्सा और हमारा विरोध प्रदर्शित करें। हमने नहीं किया है, इसीलिए जो लोगों को आज बंद करके कैद करके रखा गया है उसका यही कारण है। आपको याद रखना पड़ेगा कि इतिहास में जो ऑपरेसर होता है वो तभी कामयाब होता है जब हम निष्क्रिय हो जाते हैं, जब हम हमारा फर्ज नहीं निभाते, तब जो आतताई होता है वो सफल हो जाता है, कामयाब हो जाता है। उसमें हमारी निष्क्रियता का सहयोग सबसे ज्यादा होता है और इसलिए जब आतताई को हराना होता है तो हमें कार्यरत होना बहुत जरूरी है। हमें वो जो कहते थे ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वो जोर बाजुए कातिल में मसल्स की ताकत से नहीं आएगा, हमारी मारने की शक्ति से नहीं आएगा, हमारी सहने की शक्ति से आएगा। अगर हम उनकी बर्बरता को सह के महत्व का हो जाता है कि हम नॉन वायलेंट प्रतिकार करने की हिम्मत अपने में जुटाएं, अहिंसा को हम हमारा धर्म समझकर काम करें और हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो फर्ज है इस लोकतंत्र के लिए, उसको निभाए, निस्वार्थ रूप से निभाए। उसके लिए अगर हमें सहना पड़े तो सहने को तैयार है, फिर कोई रियायत की गुजारिश ना करें, दया की भीख ना मांगे। अभी जब ये हाथरस का हादसा हुआ और राहुल गांधी के साथ जिस तरह वो पुलिस पेश आई उत्तर प्रदेश की, तब बहुत लोग गुस्सा हो रहे थे। तब मैंने बापू का एक कोट शेयर किया था कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिविल रेजिस्टर इज टू अवोक a reaction from those who they are protesting against, and the more severe the reaction will ensure the success of the protest. मैंने ये कहा था कि ये हर जो सत्याग्रही होता है उसकी ये जिम्मेदारी है कि जिसके खिलाफ वो सत्याग्रह कर रहा होता है उसके पास से वो बहुत ज्यादा भयानक, जितनी ज्यादा भयानक प्रतिक्रिया वो करवा सकता है वो करवाए, और जितनी बर्बरता से वो आतताई तुमसे पेश आएगा उसमें से वो तय होगा कि आपकी कामयाबी कैसे होगी। ये बहुत जरूरी है रिस्पॉन्स करवाना। अगर वो इनडिफरेंट बन के रह जाता है तो हमारा जो तरीका है वो कामयाब कभी नहीं होगा। तो ये भी जरूरत है। इसके लिए मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ। पोलैंड में, आप लोगों में से बहुत कम होंगे जिनको पोलैंड का इतिहास मालूम होगा, लेकिन पोलैंड पे दूसरे विश्व युद्ध के बाद रशिया का वर्चस्व हो गया था। रशिया पोलैंड के ऊपर रूल कर रहा था, सोवियत रशिया, और पोलैंड में भी आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। और उसके जो नेता थे, जो सरगना थे, लेख वालेसा करके थे, वो पोलैंड की राजधानी वॉर्सो की गोदी में एक इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे।
और उन्होंने वहां रशियन सोवियत जो ऑफिशियल्स थे उनकी जो बेरहम और अनजस्ट वर्तणूक थी उसके खिलाफ उस गोदी के कर्मचारियों को यूनियनाइज किया और सॉलिडेरिटी नाम का एक यूनियन उन्होंने बनाया और शुरुआत उनकी वो उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए हुई थी। पर धीरे धीरे जाके उनको ये एहसास हुआ कि जब तक सोवियत रशिया की हुकूमत हमारे ऊपर है तब तक हमारे साथ इंसाफ कभी नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारे अधिकारों की लड़ाई को हमें हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में भी परिवर्तित करना पड़ेगा। तो वो अपनी तरीके से वो लड़ाई लड़ना शुरू किया उन्होंने, और उनका तरीका था कि उनके यूनियन के मेंबर सोवियतों की गाड़ियों पर और सोवियतों के दफ्तर पर पत्थर मारते थे या फायर बॉम्ब डालते थे, मोलोटोव कॉकटेल डालते थे और उनकी उनकी गाड़ियों को और उनके दफ्तरों को जला देते थे। कभी कभी उसके कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती। जवाब में सोवियत की जो आर्मी थी और पुलिस थे वो इन दंगाइयों के ऊपर गोलीबारी करते, और जब बहुत हो गया तो सॉलिडेरिटी के जो लड़ाकू थे वो इंजर होने लगे, अपाहिज होने लगे और काफी मरे। वो सारे अपने परिवारों के रोजी रोटी कमाने वाले थे, उनके परिवारों का एकमात्र आधार थे, और जब अपने बेटों की और अपने पतियों की और भाइयों की लाशें परिवार में वापस आने लगी या वो अपाहिज होके एक रोजी रोटी कमाने और सहारा की बजाय बेसहारा हो गए, तो परिवारों को इससे बहुत डर लगा कि अब हमारा क्या होगा। तो उन्होंने उनको सॉलिडेरिटी के काम में सहभाग होने से रोकना शुरू किया, और सॉलिडेरिटी ने देखा कि उनकी मेंबरशिप घटती गई, लोग छोड़ के चले जाने लगे उनके यूनियन। एक वक्त ऐसा आया कि उनको लगा कि अब हम टिक ही नहीं पाएंगे, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो नेताओं को बहुत चिंता होने लगी कि अब हम कैसे टिका पाएंगे, हमारी जो मुहिम है उसको कैसे टिका पाएंगे। तो उन्होंने, उनमें से एक था जिसने गांधी का चरित्र पढ़ा था, तो उसने एक मीटिंग में सुझाव दिया कि ये कोई महात्मा गांधी करके है और उसमें दक्षिण अफ्रीका में और हिंदुस्तान की आजादी की जंग में कुछ एक नए प्रयोग किए और कामयाब हो गया। कुछ अहिंसा के नाम की बात करता है, कुछ पैसिव रेजिस्टेंस की बात करता है, सिविल डिसोबीडियंस की बात करता है। तो बोले क्यों ना हम, और वो कामयाब हुआ उसमें अंग्रेजों के खिलाफ। तो बोले हम तो वैसे भी अब नाकामयाबी की ओर जा रहे हैं, हमारी हार सुनिश्चित हो गई है, तो आखिर में ये नुस्खा क्यों ना हम इख्तियार करके देखें, नॉन वायलेंस का, पैसिव रेजिस्टेंस का, सिविल डिसोबीडियंस का, शायद काम कर जाए, और ना भी करे तो हमारा कोई ज्यादा नुकसान होने वाला। तो लेक वालेसा ने ये सोचा कि चलो ठीक है, अब खत्म ही होना है तो खत्म होने से पहले कुछ नया भी करके देखते हैं। ये वाकया मैं लेक वालेसा को नई दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में मिला था और हम काफी करीब आ गए थे एक दूसरे से। तो उन्होंने एक बार बात करते वक्त मुझे ये कहा कि तुषार, हम पोलैंड में तुम्हारे परदादा के बहुत एहसानमंद है। मैंने कहा क्या बात करते हो, मैंने तो कभी सुना नहीं है, पोलैंड को गांधी से क्या लेना था। तब उन्होंने ये वाकया मुझे सुनाया। तो आखिर में मजबूर होकर लाचारी से उन्होंने गांधी को अपनाया और तय किया कि चलो कुछ महीने ये भी करके देखते। तो अपना जो वो था काम करने की शैली थी उन्होंने बदल दी, और पत्थर मारने की बजाय, फायर बॉम्ब डालने की बजाय, तोड़ फोड़ करने की बजाय उन्होंने धरना देना शुरू किया। गोदी का दरवाजा ब्लॉक कर देते थे, वो सोवियत ऑफिशियल्स के दफ्तरों का घेराव कर देते थे, शांति से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जब ये परिवारों ने देखा कि अब सॉलिडेरिटी की जो काम चल रहा है उसमें हिंसा नहीं होती और सामने से भी हिंसा नहीं हो रही है, तो उन्होंने अपने जो मर्द थे उनको उस प्रोटेस्ट में हिस्सा देना शुरू किया, और औरतें भी जुड़ने लगी कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं।
और देखते देखते सॉलिडारिटी ने देखा कि उसके जो मेंबरान थे, उसके साथ जो लड़ने को तैयार होने वाले सत्याग्रही थे, उनकी संख्या काफी बड़ी हो। 3 महीने के बाद, 3 से 4 महीने के बाद एक दिन सोवियत ने उनके पास एक